नमस्कार, मैं लिथोमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आज हम नज़र डालेंगे लोकसभा चुनाव 2024 पर। जिस तरह हम सभी जानते हैं कि पूरा देश लोकतंत्र का इस महापर्व को मना रहा है और पूरे देश में कुर्सी की जगह की जंग छिड़ी हुई है और आज इस महायुद्ध का दूसरा चरण है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के चुनाव में मतदान हो चुके हैं और इतना ही नहीं 8 सीटों में फिर से आज 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान हो रहे हैं। जबकि 2019 का लोकसभा चुनाव काफ़ी हद तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ द्विध्रुवीय था, परंतु मायावती का अकेले लड़ने के फैसले के बाद इस साल त्रिकोणीय मुकाबले का मंच तैयार हो चुका है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और बुलंदशहर सीटों पर कुल 91 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं। राजनीतिक रणक्षेत्र से जुड़ी और भी विस्तृत खबरें जानने के लिए आइए हम जुड़ते हैं हमारे यूपी राज्य ब्यूरो चीफ अनूप चौधरी से। हेलो अनूप चौधरी जी, आप ज़रा हमें यूपी के जो आज दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं उसकी ज़रा हमें स्थिति बता सकते हैं? देखिए, जिस तरह से पहले चरण का वोटिंग यहाँ पे यूपी की 8 लोकसभा सीटों के लिए हुई थी। पहले चरण में मतदान का प्रतिशत काफी कम था, तो जिला जो निर्वाचन अधिकारी हैं या उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग की भारत निर्वाचन आयोग एक चिंता का सबब बना हुआ था कि वोटिंग का प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए। और रही बात वोटिंग के प्रतिशत की, तो पिछले काफी समय से, चाहे वो 2014 का चुनाव रहा हो, 2017 यूपी का चुनाव रहा हो या फिर 2019 लोकसभा का चुनाव रहा, उसके बाद यूपी में फिर 2022 का जब विधानसभा चुनाव आया तो बड़ी बहुत ही कवायदें की गई, करोड़ों रुपए खर्च किए गए कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग निकले और घरों से निकलकर मतदान करें। और इस बार भी चूंकि भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में भी निर्वाचन आयोग ने तमाम तरह की कवायद की थी कि लोग वहां पे मतदान स्थल पर लोगों के लिए बैठने के लिए छावदार व्यवस्था की थी, पानी की व्यवस्था की थी। उसके बावजूद भी वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा नहीं। लेकिन इस बार जो अभी दूसरे चरण का जो 8 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे, तो यहाँ पर जो लोगों का उत्साह है, खासतौर से अमरोहा लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर लोग जो है घरों से निकल जिस तरह से कह रहे थे पहले मतदान फिर जलपान, यहाँ पे वो चीज नजर आ रही है कि अमरोहा में अभी तक 1 बजे तक की जो है 40% से भी ज्यादा का मतदान हो चुका है। और इसके अलावा जो यूपी की जो 8 जो सीटें हैं, जिसमें अमरोहा भी शामिल है, मेरठ है, बागपत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, अलीगढ़ है और मथुरा है। अगर हम पिछले बैक में जाते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं 2019 में, तो जो 8 सीटों का जो चुनाव हो रहा है, इसमें से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। क्योंकि 2019 का जब चुनाव हुआ था तो यूपी में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन था, तो उस समय गठबंधन के तहत बसपा को 10 से 11 सीटें मिली थी और समाजवादी पार्टी जो थी 4 सीटों में ही उसको संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का घटक दल है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी इंडिया का घटक दल है, तो वो सब एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी यहाँ अकेले दम पर लड़ रही, क्योंकि कई यहाँ पर थे। बहुजन समाज पार्टी को पिछले 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था वहां पर 10 से 11 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर, और चूंकि जो 8 सीटें हैं जिन पर मतदान हो रहा है, उसमें 7 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि वो 7 का 7 सीटें बचाए, ना कि वो जो एक सीट है उसको भी कब्जाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है यूपी में, तो यूपी में 80 सीट जीतने का और पूरे देश में 400 पार का। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने वो चुनौती है कि कैसे वो लक्ष्य को हासिल करे। लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी जो इंडिया घटक दल है और बहुजन समाज पार्टी के सामने भी चुनौती है कि कैसे अपना जो सीटें थी पहले के मुकाबले परफॉर्मेंस कैसे अच्छा हो, या पहले की जो सीटें थी उनको ही कैसे संजो के रखा जाए। हालांकि जो बसपा के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं आपके आकाश आनंद, उन्होंने जब आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया है गौतम बुद्ध नगर में, तो उन्होंने साफ कहा
कि जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहेगा, पिछली बार की कंपेयरिंग में परफॉर्मेंस बसपा का बेहतर रहेगा। और परफॉर्मेंस के आधार पर ही जब काउंटिंग होगी और उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही देखा जाएगा किस पार्टी में उनको जाना है या किस अकेले ही रहना। ये उन्होंने अभी जब वोटिंग कर रहे थे उसके बाद उन्होंने वोट करने के बाद मीडिया कर्मियों से कही थी। अगर बात करें अमरोहा की, तो अमरोहा में खुलकर लोग मतदान कर रहे हैं और लोगों का उत्साह यही है कि इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी तक 1 बजे तक 40% तक मतदान हो चुका है। और जो मथुरा की सीट है, यहाँ पर मथुरा की सीट काफी हॉट सीट मानी जा रही, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो मौजूदा सांसद थी हेमा मालिनी, 2 बार की हेमा मालिनी सांसद है और इस बार फिर उनको यहाँ से उतारा गया है, यानी तीसरी बार के लिए वो जद्दोजहद करती नजर आ रही। लेकिन यहाँ पर मथुरा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जिला निर्वाचन आयोग का प्रयास था कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, लेकिन अभी यहाँ पर मथुरा में काफी कम मतदान हुआ है। जी अनूप, जैसे आपने बताया कि मतदान इस बार अभी अमरोहा में 40% क्रॉस कर चुका है 1 बजे तक, लेकिन देखा जाए तो जो 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज है इस बार के जो सेकेंड चरण के जो चुनाव है, वहाँ पे कुल मिलाकर 1.67 करोड़ वोटर्स हैं और ओवरऑल एवरेज वोटर टर्नअप सिर्फ 35.73% दिखाई दे रहा है। ये क्या भीषण गर्मी के वजह से है या लोगों की दिलचस्पी नहीं है, मतलब गवर्नमेंट किसकी बने किसकी नहीं बने, या क्या है असल में कारण क्या है? देखिए, जो यहाँ पे असल जो वजह है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा सरकार है केंद्र की, कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी भी दिख रही है। जो उनके प्रत्याशी है, अगर वो जो से पहले वोट मांगने जा रहे थे, उनको उनका जो है जनता का गुस्सा का सामना करना पड़ रहा था। कई जगह से खबरें आई कि लोगों ने बुलंदशहर से ही, जैसे मान लिया जाए बुलंदशहर से ही खबर आई कि वहां पर लोगों ने एक इलाके के लोगों ने वोट देने से वोट का बाइकाट कर दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी की, जो केंद्र की मौजूदा सरकार है या जो मौजूदा वहां के जो सांसद थे, उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं ये भारी पड़ रही है। मतदान का प्रतिशत जो कम है। और दूसरी बात है, जिस तरह से जो यहाँ पर खास तौर से अगर बात करें इंडिया में, यानी भारत में, दुनिया के तमाम ऐसे मुल्क हैं, यानी जो जानकारी के मुताबिक 19 मुल्क ऐसे हैं दुनिया के जहां पर मतदान न करने पर सजा का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई सजा नहीं है, इसी वजह से लोग जो है मतदान करने से पीछे हट रहे। अगर यहाँ पर भी किसी तरह की कोई सख्ती होती तो शायद मतदान का प्रतिशत बढ़ पाता है, जिससे जैसा कि आपने कहा कि इतने वोटर हैं, लेकिन उस वोटर के हिसाब से मतदान प्रतिशत कम है। तो कहीं ना कहीं लोग भी ये मानते हैं कि यहाँ पर जो मतदाता है मतदान के प्रति जो है जागरूक नहीं है। तमाम कवायदे की जाती, करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं जागरूक करने के लिए, लेकिन लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं। और दूसरी वजह, पहली वजह तो ये है कि लोगों में यहाँ पर जो मतदान नहीं करते, यहाँ पे सजा का प्रावधान नहीं है। अगर दुनिया के जैसे 19 मुल्क है वहां सजा का प्रावधान है, अगर उसी तरह यहाँ इंडिया में भी होता तो लोग जाहिर सी बात है सजा से बचने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करते हैं। और दूसरी वजह, सबसे बड़ी वजह निकल कर ये आ रही कि लोग जो मौजूदा सांसद थे, तो कहीं ना कहीं उनके कार्यों को लेकर लोग नाराज थे। इसी वजह से लोग जो है बहिष्कार कर रहे हैं। और अभी फिलहाल देखना है, क्योंकि मौसम का जो मिजाज है, पारा बहुत ही हाई है और हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो मौसम का मिजाजी है वो मतदान प्रतिशत कम होने की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। लेकिन अभी देखना है, क्योंकि अभी समय है 6 बजे तक ही मतदान होना है। अभी जैसे कि अमरोहा में मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, 1 बजे तक ही 40% तक मतदान हो चुका था। और जो निर्वाचन अधिकारी है और निर्वाचन आयोग है, वो भी मान रहा है कि हो सकता है समय ढलते ढलते जब सूरज की तपिश थोड़ी कम होगी तो लोग हो सकता है घरों से बाहर और निकलेंगे और मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। जी, जिस तरह से आपने इस बात को छेड़ी है कि लोगों को नाराजगी है, बीजेपी से नाराजगी है, तो अगर उसको देखा जाए तो वेस्टर्न यूपी के एरिया में जो जितने भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, जट हैं, राजपूत हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण्स, मुस्लिम्स, दलित्स, क्या आपको लगता है कि इस बार बीएसपी इस नाराज़गी के ऊपर कुछ वो लोग एडवांटेज ले पाएंगे? क्योंकि अभी हाल ही में क्षत्रिय समाज के तरफ से भी उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट वगैरह किए थे, मतलब इस बार भाजपा का बहिष्कार करेंगे, ऐसा करेंगे वो, उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइएगा।
देखिए हालात ये है कि मैंने बताया कि जो मौजूदा जो सरकार थी और दूसरी पार्टी खास तौर से तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के सामने है, खड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। दूसरी जो विपक्षी पार्टी है उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब उसके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, इसी वजह से चुनाव को भी धार्मिक राजनीति का रूप देने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो वेस्टर्न पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ था पिछले जो पहले चरण में 8 सीटों पर जो चुनाव हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी एक इंटरनली एक सर्वे कराया था, तो उसको भी इस बात का एहसास था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे वो जाट लैंड, क्योंकि किसानों का वो जाट लैंड कहा जाता है, किसानों की धरती कही जाती है, और एमएसपी को लेकर भी किसानों में कहीं ना कहीं नाराजगी थी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि दूसरी पार्टी और किसानों का आरोप है कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, कर्ज उन पर बढ़ता चला गया, और भी तमाम किसानों ने जो है कर्ज के बोझ तले उन्होंने सुसाइड भी कर लिया, और भी कई वजह रही। तो इससे इस चीज को जो है भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया था, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जनाधार जो कम हो गया था उसको कैसे उसको रोका रखा जाए, यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जाट लैंड की राजनीति कही जाती है, राष्ट्रीय लोक दल, वो भारतीय जनता पार्टी ने उसको जो है अपनी तरफ मिलाया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जो लोग नाराज थे, जाट लैंड नाराज था, चाहे वो दलित हो या फिर जाट हो। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही आरएलडी को भारतीय जनता पार्टी का उसमें घटक दल बना, तो आरएलडी की कोटे को ही एक अनिल कुमार मंत्री है जो अनुसूचित समुदाय से आते हैं, उसको जो है आरएलडी कोटे के तहत मंत्री बना दिया। जाहिर सी बात थी कि जो जाट थे वहां के और किसान थे, उनको साधने के साथ साथ जो दलित समुदाय के लोग थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनको भी साधने की कोशिश की थी। हालांकि अब उसमें से जो 8 सीटें हुई थी, 8 सीटों पर चुनाव हुआ था, किसमें भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ मिलेगा आरएलडी के आने से, ये जब काउंटिंग होगी तो ये तभी साफ हो पाएगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास था कि लोग उससे कहीं ना कहीं उसकी नीतियों से या उनके जो मौजूदा सांसद हैं उनकी कार्यशैली से लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं। उस नाराजगी का खामियाजा भाजपा को ना हो, इसकी वजह से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी से समझौता किया था, और उसी समझौते के तहत आरएलडी के कोटे से एक जो एससी कम्युनिटी से आते उसको मंत्री भी बनाया था। जी, जैसे आपने पहले बताया था कि पिछले चुनाव में भाजपा जीती है 7 सीट इन 8 सीटों से, लेकिन देखा जाए तो इस बार जो एक सीट हारी थी, वो उसके जो उम्मीदवार हैं वो अभी खुद जो जीते थे वो खुद इस बार भाजपा के टिकट से लड़ने वाले हैं। और जैसे आपने भी बताया कि मथुरा में भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं, उनका भी बहुत लहर अच्छा जा रहा होगा वहाँ पे, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तृत बताइए हमें। देखिए, मथुरा की जो मौजूदा सांसद हैं, 2 बार की जो फिल्म एक्टर हैं हेमा मालिनी, उस पर ही भारतीय जनता पार्टी उन पर ही एक बार फिर से भरोसा दिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद जो हेमा मालिनी थी उन्हीं को वहां से टिकट दिया है। लेकिन मौजूदा जो हेमा मालिनी थी, उनकी कार्यशैली को लेकर वहां पर खुद जो स्थानीय लोग हैं वो नाराज हैं। और सबसे बड़ी नाराजगी की बात है, जिस तरह से मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी में चुनाव से पहले समझौता हुआ था, और चुनाव समझौते आरएलडी कोटे के ही एक मंत्री बनाया गया था जो एससी कम्युनिटी से आते थे। आरएलडी ने ही आरोप लगाया था मथुरा में हेमा मालिनी के चुनाव प्रचार में कि उनको जो है उनके आरएलडी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलने नहीं देते हैं, और जनता यानी आरएलडी के लोग जो है, नेता जो है, पैसा उनका खर्च हो और संसद जाएंगी हेमा मालिनी। तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने जिस फायदे के लिए किया था, तो वो कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी, आरएलडी के जो नेता थे, जो प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उन्होंने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन्हें बोलने नहीं देते हैं मंच पर, और स्थानीय लोग भी हेमा मालिनी की कार्यशैली से नाराज थे। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसमें हेमा मालिनी स्थानीय लोगों से जो है बेअदबी करती नजर आई थी। तो ये जाहिर सी बात है, हेमा मालिनी के लिए भी 7 पर बनी हुई है ये सीट, और खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए, हालांकि भारतीय जनता पार्टी मानकर चल रही, जैसे कि उसने पहले भी कहा था कि
पहले चरण में भी उसको अच्छी सभी सीटें मिल रही हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो सेकेंड फेज का जो इलेक्शन हो रहा है यूपी की 8 लोकसभा सीटों के लिए, तो उसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। और जो पिछले जो 8 सीटें हो रही, पिछली जो 2019 का चुनाव था, इन्हीं से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीटें थी। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कड़ी चुनौती दे रहे हैं, तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, इंडिया का घटक दल के जो है, और या फिर बहुजन समाज पार्टी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उस लक्ष्य को साधने में कड़ी चुनौती मिल रही है, जिसमें उसने कहा था कि यूपी की सभी 80 सीटें जीत लेंगे और पूरे देश में उसका जो आंकड़ा है 400 पार कर जाएगा। जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सबका साथ सबका विकास का नारा चल रहा है, लेकिन देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो शायद सबके लिए सबको मिल रहा होगा, उसका बेनिफिट सबको मिलता होगा। लेकिन जैसे हम देखें तो धर्म या तो जातिवाद के ऊपर में जैसे राजनीति खेली जाती है, तो उसके ऊपर अगर हम देखें तो मुसलमानों का भी बहुत प्रतिशत है। 2 माइनॉरिटी है, लेकिन फिर भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है वोट बैंक में। तो उसके ऊपर क्या हालात है अभी यूपी में इस बार के चुनाव में? अभी देखिए, मुझे लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी का, हालांकि ये हमारी खुद की सोच है, अब वोट कैसे कौन किसको दे रहा है ये अलग बात है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट है इस बार एक तरफा, मतलब वो बहुजन समाज पार्टी के भी खाते में जा रहा है, कांग्रेस में भी जा रहा है और समाजवादी पार्टी में जा रहा है। जाहिर सी बात है कि लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव की बात जिस तरह से जो मोदी का चेहरे, पीएम मोदी के चेहरे के नाम पर जो ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और इसमें खास बात है कहीं कि मुद्दे जो होते थे, मुद्दे नदारत है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत टिप्पणी पे उतर आई है, जो विपक्षी के नेता हैं उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है। ऐसे में स्थानीय लोग भी जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किस हद तक राजनीति में किस हद तक नीचे जा सकती है, ऐसा लोग मान रहे हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी का जो है उसका सामना करना पड़ेगा। जब काउंटिंग होगी तब हालांकि समझ में तब निकल कर आएगा कि मुस्लिम जो वोटर था उसने किस पार्टी पर भरोसा जताया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसका जो उसकी नीतियां रही हैं, सबका साथ सबका विकास, इस नीतियों के आधार पर ही जो मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग हैं या ओबीसी के हैं या फिर एससी कम्युनिटी के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। लेकिन यहाँ पर जो भी कम्युनिटी है, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, एससी कम्युनिटी हो, ओबीसी कम्युनिटी हो या फिर जनरल कैटेगरी की कम्युनिटी के लोग हैं, कहीं ना कहीं लोग मौजूदा सरकार के जो कार्यशैली है उससे नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी को फायदा अगर मिलने वाला है तो जो यहाँ पर अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी सभा में उसको बनाने की कोशिश जरूर की है। और कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर लाभ मिलेगा तो राम का मुद्दा, यदि राम मंदिर ही भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी साबित हो सकती है। अगर जमीनी स्तर पर बात करें तो लोग कहीं ना कहीं मौजूदा जो सरकार की कार्य, जो उनके मौजूदा सांसद रहे हैं, वो कभी 5 साल में जनता के बीच गए नहीं। ऐसे तमाम क्षेत्रों से खबरें आई जहां पर जब जो प्रत्याशी वोट मांगने गया तो उसको बैरंग वापस लौटना पड़ा। लोगों की नाराजगी को देखते हुए लोगों ने खदेड़ दिया। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी फुल कॉन्फिडेंस में है कि चाहे जो भी मुद्दे रहे हों, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से वोट लोग देंगे। लेकिन मैंने फिर कहा कि लोगों ने वोट किसको दिया या किसको नहीं दिया, जब काउंटिंग होगी उसी के बाद ही ये निकल कर सामने आएगा कि लोगों ने किस पार्टी पर भरोसा जताया या किस चेहरे पर भरोसा जताया। जी, यूपी में जो लीडरशिप में बहुत कंफ्यूजन चल रहा था, कल जैसे हमने देखा अखिलेश यादव जी ने कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और मुझे तो लगता है कि उसके वजह से लोगों में कुछ तो उनके मनों में कुछ बदलाव आया होगा, लहर में कुछ बदलाव आया होगा। आपको क्या लगता है वहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, अखिलेश यादव यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फुल मेजोरिटी की उनकी सरकार थी, तो ऐसे में वो भी राजनीतिक जानकार तो हैं ही, क्योंकि 5 साल उन्होंने यूपी को मथा है। ऐसे में उन्होंने अगर बात करें मुरादाबाद, रामपुर, आजमगढ़ और कुछ और सीटें जहाँ पर उन्होंने प्रत्याशी को 3-3, 4-4 बदला, तो ये चीज देख के जो लोगों की नाराजगी थी, जैसे पहले समाजवादी पार्टी ने एक कैंडिडेट घोषित किया तो लोगों ने नाराजगी दिखाई कि ये कैंडिडेट जिसको यहाँ पर कैंडिडेट डिक्लेयर किया वो उस लायक नहीं है, उसको फिर बदला गया।
तो जो तबका था इसे भारतीय जनता पार्टी ने इस रवायत को जो समाजवादी पार्टी ने जो ये किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसको या और पार्टियों ने उसको भुनाने की कोशिश की कि इनके पास चेहरे ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी भी यही आरोप लगाती रही कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कैंडिडेट बचे ही नहीं। वो कैंडिडेट ऐसे कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दी जो समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं या बहुजन समाज पार्टी से शामिल हुए हैं या फिर कांग्रेस से शामिल हुए, उनके पास खुद के कैंडिडेट नहीं है। और यही वजह है कि वो दूसरी पार्टी में सेंधमारी कर उनको डरा धमका कर या जैसे भी प्रलोभन देकर उनको अपनी पार्टी में शामिल किया, फिर उनको अपनी ही पार्टी से सिंबल भी दिया। ऐसा जो है समाजवादी पार्टी और जो अन्य विपक्षी पार्टी उनका आरोप लगाती रही है। हालांकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए कि उन्होंने अपने कई प्रत्याशी बदले, तो ऐसे जो वोटर पशुपेश में नहीं है। वोटर तो यही चाहता था कि उनके लिए जो वो उनकी पसंद का जो प्रत्याशी हो, चाहे वो जातीय समीकरण हो या क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर जनता में उस प्रत्याशी की कितनी पॉपुलैरिटी है, कितनी लोकप्रियता हो, इसके आधार पर ही समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी थे उनको बदले कि लोग नाराज ना हो। और जिस तरह से गठबंधन है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिल सके, इस वजह से ही समाजवादी पार्टी ने अपने जो कैंडिडेट थे उनमें कई बार जो है उनको बदलाव किया। और जो मुफीद कैंडिडेट है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लगता था ये मुफीद यानी सुरक्षित है इस लोकसभा सीट के लिए, फाइनली फिर उसको डिक्लेयर किया। जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और आपके रिपोर्ट के लिए। जैसा कि आप जानते हैं अभी दूसरा चरण का वोटिंग अभी ख़त्म नहीं हुआ, शाम तक चलेगा। तो जितना भी हो सके अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं जाइए, अपना वोट डालिए, अपना अधिकार का प्रयोग कीजिए। और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।